अस्सलाम वालेकुम, मैं हमासल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिगर। आज की वीडियो हम क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ अहम खबरों को डिस्कस करेंगे। साथ में एस&पी 500 इंडेक्स की वीकली ओपनिंग और जो है वो ओवरऑल सीपीआई की रिपोर्ट में क्या चीज़ें इंपैक्ट कर सकती हैं, तमाम चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हैकर स्टील 6.9 मिलियन फ्रॉम आर्बिट्रियम बेस्ड डीफाई प्रोटोकॉल लॉर्ड ईस्टर फाइनेंस। अब ये इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में जो है वो ये इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि ये हैक हुआ है और तमाम चीज़ों के वाले से आप चाहें तो खुद भी जाकर जिसको रिव्यू कर सकते हैं। इस न्यूज़ को शेयर करने का मकसद ये है कि जब से रशिया यूक्रेन की जंग हुई तब से हमें इसी के साथ बेयर मार्केट को भी ले रहे हैं। रशिया यूक्रेन की जंग और बेयर मार्केट में काफ़ी सारे डीफाई सिस्टम है, डीफाई प्रोटोकॉल्स में मल्टीपल हैक्स होते हुए नज़र आए हैं और ये हैक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैक्स हैं। ऑल्दो कि ज़ाहिर-सी बात है कि स्टिल डीफाई का जो प्रोटोकॉल है, वो उस तरीके से जो है वो सिक्योर नहीं है। कहीं न कहीं कोई एल्गोरिथमिक या प्रोग्रामिंग का इश्यू होता है जिसको जो है वो आर्बिट्रेज के ज़रिए जो हैकर्स का फ़ायदा उठाते हैं और तमाम जो फंड्स हैं वो उस प्रोग्रामिंग की गलती की वज़ह से जो है वो मैनिपुलेट करके ये हैक कर लेता है। और ज़्यादातर जो है इसी तरीके से होता है कि इसमें जो है वो साउथ कोरिया के कुछ हैकर्स का भी ज़िक्र किया गया है और ये कौन है बेसिकली इसके हवाले से जो है वो कोई बात इस वक़्त तक जो है वो पता कन्फर्म जो है वो नहीं है। किसी भी मल्टीपल हैकर्स भी हो सकते हैं, सेम ग्रुप के भी हैकर्स हो सकते हैं, लेकिन ये मल्टीपल हैक्स हमें डीफाई प्रोटोकॉल में ही होते हुए नज़र आते हैं। तो काफ़ी सारे जो डीफाई प्रोटोकॉल्स हैं, जो डीफाई इन्वेस्टमेंट होती है, स्टेकिंग टाइप की होती है, इन तमाम चीज़ों में जो है वो थोड़ा-सा मोहतात रहें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बेयर मार्केट है। इसी के साथ जो है वो जब मार्केट अपनी बुल रन की जानिब होगी और ये क्रिप्टो रेगुलेशन होगी, तब हम थोड़ी बहुत सिक्योरिटी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब तक क्रिप्टो रेगुलेशन नहीं होती इस हवाले से और कोई ख़ासी डेवलपमेंट डीफाई प्रोटोकॉल में नहीं आती सिक्योरिटी के हवाले से, तब तक जो है वो थोड़ा-सा डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम और डीफाई प्रोटोकॉल्स वगैरह जो है वो सिक्योर नहीं है। ऑन चेन एनालिसिस की एक वीडियो भी जो है वो उसके ऊपर है, डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम जो बाइनेंस का है, डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज, उस हवाले से आप चाहें तो उसको भी देख सकते हो। उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। साथ में ऑक्सी इन्फिनिटी के हवाले से कुछ चीज़ें हैं और जो है वो टेरा लूना के हवाले से जो है वो कुछ वीडियोज़ हैं, मैं आई कार्ड मेंशन कर दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से जाकर भी इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। अब डॉज काइंड शिप में एक तरीके से जो बिहेव करते हैं, जहाँ वो अच्छी खासी हमें जो सेलिंग अपॉर्च्युनिटी देते हैं, पीक पे जाने के बाद उसी के साथ जो है वो हैवी डिस्काउंट भी जो है वो ऑफ़र करते हैं। अभी हमारे ऊपर होता है कि हम हैवी डिस्काउंट का अवेल करते हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम जो है एक मैक्सिमम प्राइस पे उसको सेल करने की जो कोशिश करते हैं, तो फिर वो हमें कहीं न कहीं फ़ेवर करता है। बाइनेंस के हवाले से जो प्रूफ ऑफ रिज़र्व्स के हवाले से जो बातें चल रही हैं, इसको थोड़ा-सा मैं आपके साथ क्लियर करता चलूँ कि बाइनेंस के पीछे जो बीएनबी है, बीएनबी के पीछे कितना प्रूफ रिज़र्व है, ये तमाम चीज़ें जो हैं प्रूफ ऑफ रिज़र्व में आ जाती हैं। अगर आइदर कि उतना ही रिज़र्व है तो बीएनबी की प्राइस उतनी रहती है, और रिज़र्व नहीं है, सिर्फ एज़ अ फेक मनी है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं बीएनबी को खतरा होता है। अब ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर-सी बात है लेवरेज मार्केट में इसी तरीके से ही होती हैं। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी पोज़ीशंस को सिक्योर रखता है, लिक्विडेट नहीं होने देता, तब तक वो जो है वो सर्वाइव करता है। जैसे कि सेल्सियस ने कोशिश की, इसी के साथ जो वो एफटीटी ने कोशिश की। बेयर मार्केट में जो है वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इसी वजह से ख़त्म होते हैं, क्योंकि वो जो अपनी लोवेस्ट लिक्विडेशन ज़ोन होता है उसको जो है वो सिक्योर करने में नाकाम हो जाते हैं। जैसे कि टेरा लूना के साथ हुआ, टेरा लूना के कोलैप्स के बाद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ हमें होते हुए नज़र आया। थ्री एरो कैपिटल, अल्माइडा रिसर्च, एफटीएक्स और मल्टीपल एक्सचेंज, आप चाहें तो उसको भी जाके रिव्यू कर सकते हैं। यूएसए की सीपीआई की रिपोर्ट से लेके फेड इंटरेस्ट रेट की मीटिंग तक जो मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, इन्हीं तमाम चीज़ों को जो है हमने आपके साथ काफ़ी पहले भी से शेयर करते आ रहे हैं। अब थोड़ा-सा देख लें कि मार्केट किस तरीके से जो ओपनिंग बिहेव करी थी, और फ्यूचर इंडिसेस हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आते हैं। इसी के साथ अगर हम मेजर इंडिसेस को देख लें, तो मेजर इंडिसेस भी इस वक्त ओपन है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव हैं। 12 दिसंबर यूएसए टाइम के मुताबिक 8:30 पे जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ होगी। उससे पहले ब्राज़ील के हालात देख लें, बुरे हैं, चाइना के हालात हमें बुरे नज़र आते हैं, जापान न्यूट्रल नज़र आता है और कोई ख़ासा मार्केट ग्रीन नज़र नहीं आती। यूरोपियन मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत ग्रीन नज़र आती है हमें। 2 दिन जो है वो रह चुके हैं फेड इंटरेस्ट रेट की मीटिंग के साथ, तकरीबन जो है वो 18:30 पे जो है वो तकरीबन 6:30 बजे कल जो है वो ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ होगी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। जबकि एस&पी 500 इंडेक्स की ओपनिंग उसकी थोड़ी देर बाद होगी, तो फ्यूचर इंडेक्सेस पहले ही जो है वो हाईली फ्लक्चुएट हो चुका होगा और एक गैप के साथ जो है वो एस&पी 500 इंडेक्स की ओपनिंग हमें एक्सपेक्टेड है, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था। अब थोड़ा-सा देख लें यूएसडीडी जो जो ट्रॉन कॉइन का जो स्टेबल कॉइन है, यानी कि यूएसडीटी और टीआरएक्स का जो स्टेबल कॉइन है यूएसडीटी, इसका पैक जो अनमेंटेन हो, ये अभी से नहीं काफ़ी टाइम से अनमेंटेन है। तो कहीं न कहीं ज़ाहिर-सी बात है कि जो एल्गोरिथमिक कॉइन्स है वो हमें ट्रबल करते हुए नज़र आते हैं। जैसे डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम जो ट्रबल करता हुआ नज़र आता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आप इसमें इनिशियली इस पोज़ीशन में जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको एक आने वाले वक़्त में हाई रिटर्न जितना मिलेगा, उतना ही हाई रिस्क भी जो है वो इस वक़्त करंट पोज़ीशन में इन तमाम प्रोजेक्ट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट है। कहीं न कहीं यूनिस्वैप हो गया या सुशी स्वैप हो गया या पैनकेक स्वैप हो गया, वो डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम में एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट नज़र आती है। आइदर उसके अलावा
जो है वो बाकी सिस्टम्स में जैसे DeFi प्रोटोकॉल हो गया, स्टेबल कॉइन्स हो गए, वो इतने ज़्यादा सिक्योर स्टिल जो है वो नहीं है। ऑल्दो कि किसी भी चीज़ के बारे से एक आदमी बात कहना जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बिटकॉइन के साथ इथेरियम को देख लें तो वीकली टाइम फ्रेम विद मार्केट कैप जो है वो तमाम चीज़ें हमें नेगेटिव नज़र आती हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी तमाम चीज़ें हमें जो नेगेटिव नज़र आती हैं। डैश थोड़ा बहुत परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है। अब वॉल्यूम थोड़ा-सा देख लें तो वॉल्यूम की क्या सिचुएशन है, तो BTC से अमाउंट जारी है ऑल्ट कॉइन्स में, और USDT से अमाउंट जारी है। हमें ऑल्ट कॉइन्स में बाय नज़र आती है लास्ट 1 डेज़ की, पूरे लास्ट 1 डे का जो पूरा वॉल्यूम। लेकिन अगर हम इसी के साथ सेल प्रेशर देखें तो BTC से USDT, BUSD और USD में एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो सेल ऑफ हो चुकी है, और इथेरियम जो है वो कुछ एक्सचेंज से आउट हुआ है। बाकी जो है वो हमें इन्हीं तमाम करेंसीज़ में जो इथेरियम हमें जाता हुआ नज़र आया, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है। अब 13 दिसंबर की मैक्सिमम प्राइस हमें नज़र आती है 16,000, जो कि 17,000 से नीचे जा चुकी है। 14 दिसंबर की हमें नज़र आती है 17,000, और 16 दिसंबर की हमें नज़र आती है तकरीबन 17,000। तो इसको थोड़ा-सा कंसिडरेबल रखें, कहीं न कहीं मैक्सिमम प्राइस जो है वो रिएक्ट करती है, अपना काम दिखाती है। अब ये वो पोजीशन है जहाँ पे S&P 500 इंडेक्स जो है उस वक़्त ट्रेड हो रहा है, तकरीबन 3 घंटे के बाद जो है क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद जो फ्यूचर इंडेक्सेस वेरिएट करेगा। ये वो लास्ट CPI की रिपोर्ट थी, यानी कि इस पोजीशन पे जब S&P 500 इंडेक्स क्लोज़ हुआ था, उसके बाद CPI की रिपोर्ट आई, तो CPI की रिपोर्ट आने के बाद जो फ्यूचर इंडेक्सेस है उसने जो ये पोजीशन देखा, इस पोजीशन तक जंप ली। जंप लेने के बाद जब S&P 500 इंडेक्स ओपन हुआ, तो इस गैप के साथ जो है वो ओपन हुआ, जिसको उसने कैरी किया पूरा महीना, जो कैरी करता रहा, और जो है तकरीबन 4100 तक जो है वो गया। उसके बाद दोबारा उसी पोजीशन पे इस वक्त हमें जो वो नज़र आता है, जिस पोजीशन पे लास्ट जो है वो CPI की रिपोर्ट अनाउंसमेंट के टाइम जो है वो था। अब ये देखना है कि इस वक्त जब मार्केट क्लोज हो जाती है, उसके बाद फ्यूचर इंडेक्सेस जो है वो किस तरफ जाता है, और अगर एक लोअर गैप क्रिएट कर देता है, नीचे वाला गैप क्रिएट हो जाता है, तो सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती है। आइदर कि अगर ये अपर गैप क्रिएट कर देता है, तो कहीं ना कहीं हमें रिलीफ रैली एक और नज़र आ सकती है, थोड़ी बहुत मार्केट स्टेबिलिटी नज़र आ सकती है। लेकिन लोअर गैप जो को हम कोई पॉजिटिव चीज़ जो कंसीडर नहीं कर सकते। 32,000 के करीब अकाउंट ट्रेडर्स जो हैं वो लिक्विडेट हुए हैं लास्ट 24 आवर में। इसी के साथ थोड़ा-सा देख लें अगर मूविंग एवरेजेस के हिसाब से और ट्रेंड लाइन के हिसाब से, तो हमें यही नज़र आता है कि ब्रेकआउट पॉइंट के जो करीब है, कहीं न कहीं अपर ब्रेकआउट, यानी यहाँ से ब्रेकआउट करके इस पोजीशन या इस पोजीशन तक जो है वो टच करके एक हैवी रिजेक्शन जो है वो ले सकता है। इस वक्त जो पोजीशन ये, अगर इन तमाम चीज़ों को वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से देखें, 300 मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को भी जो है वो टेस्ट कर सकता है। अगर वॉल्यूमेट्रिक जोन में देखें तो सेलिंग और बाइंग प्रेशर हमें तकरीबन इक्वली साइडवेज नज़र आता है। कोई खासी न्यू चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन वॉल्यूम के हवाले से भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी ठीक है। जो बेयर मार्केट के हिसाब से जितना वॉल्यूम लास्ट मंथ से चलता आ रहा है, उतना ही वॉल्यूम में कोई खासा डिफरेंस हमें नज़र नहीं आता है। कंसिडरेबल कोई कम वॉल्यूम हमें नज़र नहीं आता। अगर हम ऑर्डर कंसीडर कर लें, 16,000 पे हमें ऑर्डर नज़र आते हैं, 12,000 पे उसी तरीके से ऑर्डर नज़र आते हैं। लेकिन इन्हीं तमाम चीज़ों को अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख लें, इसी के साथ हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में ऑर्डर बुक को देख लें, तो 16,000 से लेकर जो 18,600 तक ही जो हमें ऑर्डर बुक नज़र आती है। इसमें भी कोई खासा चेंज हमें देखने को नहीं मिला। फिर वक्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।